नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इससे पहले आज हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य का कैसे उत्कर्ष हुआ था, मगध साम्राज्य का कैसे विस्तार हुआ था। तो उससे पहले हम लोग पिछला वीडियो में जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो काल था 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच था, जिसे जो एक शहरी सभ्यता था, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता था। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का जो काल रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है, और ऋग्वैदिक काल, इसमें से ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग मुख्यतः आर्यों के बारे में देखें और 16 महाजनपद के बारे में भी देखें। तो 16 महाजनपद में से सब में होड़ मची हुई थी कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए, एक दूसरे अपने विकास के लिए। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वह मगध साम्राज्य का हुआ था। तो मगध साम्राज्य के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष में कौन कौन से वंश का शासन रहा है, किनका कितना भागीदारी रहा है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। महाभारत से हमें जानकारी मिलती है कि मगध में सबसे पहले किस वंश का शासक था? वृत्रथ वंश का शासन था, जिसका संस्थापक वृत्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। ये महाभारत से हम जानते हैं कि इसका संस्थापक वृत्रथ था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। ऐतिहासिक स्रोतों से हम अगर देखें तो मगध का जो विकास हुआ है वह उसके विकास होने का मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। वहाँ का जो मिट्टी था बहुत ही उपजाऊ था। लोगों को खेती करने के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी मिल गया, लोग खेती करने लगे। इस प्रकार मगध साम्राज्य को विस्तार होने में बहुत लाभ पहुंचा। प्राकृतिक सुरक्षा के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ प्राकृतिक सुरक्षा इसलिए काफ़ी मजबूत था क्योंकि दक्षिण में, मगध साम्राज्य के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, उत्तर में गंगा था, पूर्व में फाल्गु नदी था और पश्चिम में सोन नदी था। तो इस प्रकार नदियों का चारों तरफ से घिरे होने के कारण खेती के लिए पानी मिल जाना, और खेती का हम लोग जानते हैं कि खेती के लिए पानी का होना बहुत आवश्यक है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी काफ़ी मात्रा में मगध साम्राज्य में था। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होने लगा। व्यापार में कैसे वृद्धि हुआ कि अगर ज़्यादा खेती करने लगा तो वो खेती अगल बगल के साम्राज्य में, अगल बगल के महाजनपद में जाके खेती का प्रचार प्रसार होने लगा। कृषि में लोहे का उपयोग होने लगा। तो जैसे कि कृषि संबंधी जो हल वगैरह जो होते हैं उसका उपयोग होने लगा, उसमें लोहे का प्रयोग होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि खेती और अधिक बढ़ गया। धान की रोपाई का पद्धति का विकास हुआ। जैसे कि हम लोग जाने कि चारों तरफ नदी से घिरा हुआ था, इस कारण धान की काफ़ी मात्रा में खेती होने लगा। क्योंकि धान का खेती के लिए जो होता है ना कि काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, तो चारों तरफ नदियों की उपलब्धता होने के कारण धान का खेती बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पे होने लगा। अब हम लोग देखेंगे कि मगध का जो उत्कर्ष हुआ, मगध का विकास हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार महाजनपद के बारे में जानेंगे। कुल 7 राजवंशों ने
शासन किया था। मगध साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 7। तो सबसे पहले जो शासक था वो हर्यक था, हर्यक वंश था। सॉरी, जिस वंश का शासक था सबसे पहले वह हर्यक वंश का था। उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश, सतवाहन वंश। इस प्रकार 7 वंश का मगध पे शासन रहा है। हम लोग अभी यहाँ फिलहाल इस वीडियो में 3 के बारे में पढ़ेंगे। 3 के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो वंश था हर्यक वंश था। तो हर्यक वंश में भी जो शासक थे वो थे बिंबिसार। पहला शासक कौन थे हर्यक वंश में? बिंबिसार। दूसरा हो गया अजातशत्रु, तीसरा उदयन, उसके बाद अंतिम जो था नागदशक था। तो इस प्रकार 4 शासक, मुख्य रूप से 4 शासक हर्यक वंश में हुए, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बिंबिसार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो बिंबिसार जो थे उनके वो शासन किए थे 540 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। ये प्रायः परीक्षा में पूछता है कि हर्यक वंश की जो बिंबिसार ने अपना प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज था। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। इसके बाद इसने अपनी जो है राजधानी कहाँ शिफ्ट किया? राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे कहाँ पे शिफ्ट हुआ। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विकास किया। वह 3 शादी किए थे और इस प्रकार जो दहेज के रूप में क्षेत्र मिलता था, राज्य मिलता था, वो अपने में मिला लेता था या फिर सगे संबंधी हो जाने के कारण वो उससे मिल जाता था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार ने कितने विवाह किए थे? 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह जो है उनका कौशल राज की पुत्री कौशला देवी से किया था। किससे किया था? पर कौशल राज की पुत्री कौशला देवी, जो प्रसेनजीत की बहन भी थी। महाकौशला देवी बोला जाता है, प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे शादी करके उसने काशी को अपने में मिला लिया। दूसरा विवाह जो उसने किया था चेलना से किया था, जो वैशाली लिच्छवी की राजकुमारी थी। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह उन्हें क्षेमा, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चेलना छलना, इसको छलना भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में यंग प्रदेश को जीता और उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। वहां के सेनापति किसको बनाया? अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। इसके शासन के काल के दौरान अवंती के राजा कौन थे? प्रदोत थे, जो पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा, जिन्होंने उसे ठीक कर दिया। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि अवंती के राजा कौन थे? तो अवंती के राजा थे प्रदोत, और बिंबिसार का राज्य वेद कौन थे? बिंबिसार के राज्य वेद का नाम जीवक था। क्या नाम था बिंबिसार के राज्य वेद का नाम? जीवक था। तो ये कभी कभी आता है, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार ने अवंती को भी अपने मित्रवत व्यवहार के कारण उसको अपने से मिला लिया। अब हम लोग देखेंगे
कि बिम्बिसार की हत्या करने के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु थे, उसने अपने पिता के पीठ में छुरा भोंक दिया था और सत्ता पे काबिज हो गया था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है 492 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 492 ईस्वी पूर्व में बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। जैसे हम लोग देखें अभी, सत्ता पर कब्जा कर लिया। पिता की हत्या किए जाने के कारण उसे पितृहंता के नाम से जाना जाता था। जितना भी हर्यक वंश है सभी को पितृहंता ही बोला जाता था, क्योंकि सब ने अपने पिता को हत्या करके ही सत्ता पे कब्जा जमाया था। पूरा वंश ही पितृहंता था। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसे कुनिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुनिक बोला जाता है। अजातशत्रु के शासन काल के दौरान ही पहली बौद्ध संगति हुआ था। हम लोग देखेंगे कि बौद्ध संगति के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि ये जान लेते हैं कि अजातशत्रु के शासन काल के दौरान ही पहला बौद्ध संगति हुआ है। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उससे मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने इस युद्ध में 2 नए हथियार का प्रयोग किया था। वो 2 हथियार क्या थे? रथ मूसल था और महाशिला कंटक था। ये है रथ मूसल और ये है आपका महाशिला कंटक। तो रथ मूसल में आगे, जैसे बाहुबली में देखे थे हम लोग कि रथ के आगे एक चक्र लगा हुआ था और दौड़ता था, लोगों को काटते हुए जाता था। और महाशिला कंटक से बड़े बड़े पत्थर को फेंकता था, शत्रुओं का नाश करता था। आगे हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु का हत्या जो है उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। तो इस प्रकार उदयन को भी क्या बोला जाता था? पितृहंता बोला जाता था। तो इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना किया, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा, एवं अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर लिया? राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दिया था। तो हम लोग देखें कि उदयन की हत्या जो है उसका पुत्र ने नहीं किया था। वो पहले बोल दिया था कि भाई बेटा हमको मारना नहीं, जब तुमको जरूरत होगा बोल देना, सत्ता मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इस प्रकार उदयन की हत्या नहीं हुआ, लेकिन वह स्वेच्छा से अपने पुत्र नागदशक को सत्ता सौंप दिया। लेकिन वह क्या निकला? अयोग्य शासक निकला। बिल्कुल निकम्मा था, कोई काम का नहीं था। इसलिए हम लोग नागदशक के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। अब नागदशक का हत्या किसने कर दिया? उसका सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। तो यहाँ हम लोग अब देखेंगे वो एक नया वंश का स्थापना किया। वो वंश कौन सा है? शिशुनाग वंश। तो आगे देखेंगे, पढ़ेंगे शिशुनाग के वंश के बारे में। एक नया वंश की स्थापना किया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासन काल रहा 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली को बनाया। पाटलिपुत्र से शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली कर दिया। उसका पुत्र था कालाशोक, जिसने पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना दिया। और कालाशोक के शासन काल के दौरान ही क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन था। तो नंदीवर्मन का जो हत्या किसने किया? महापद्म। नंदीवर्मन की हत्या महापद्म नंद ने कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं आगे महापद्म नंद का शासन।
ऐसा बोला जाता है कि महापद्म नंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक है, और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक जो था महापद्म नंद एक शूद्र था। एक शूद्र होने के बावजूद उसने मगध पर शासन किया और एक बहुत ही महान शासक बना, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं का नाश किया, जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। इसी कारण से उसे क्षत्रियों का नाश करने के कारण से उसे सर्व छत्रांतक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सर्व छत्रांतक। आप लोगों को कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा कि सर्व छत्रांतक किसे बोला जाता था, तो महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक बोला जाता था। इसने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण किया था। कौन सी का उपाधि धारण किया था? एकराट की। एक कलिंग अभी फिलहाल कौन सा क्षेत्र में आता है? उड़ीसा में। तो कलिंग के क्षेत्र में उस समय जंगलों का क्षेत्र था, बहुत सारे हाथियों का राज था। उस जंगल में जीत के उनको बहुत फायदा हुआ। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग का नरेश था खारवेल, वहाँ के हाथी गुम्फा, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है कि महापद्म नंद कलिंग पर विजय प्राप्त किया है। तो इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का भी निर्माण करवाया। कलिंग नरेश ये हो गया। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला कि ये हो गया। इसके कुल 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे, जिसमें से घनानंद जो थे, घनानंद वंश 8 पुत्र थे। घनानंद उसका नंद वंश का अंतिम शासक था। लोग घनानंद के बारे में आगे देखेंगे। घनानंद का जो शासन काल था 326 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। वह बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था और यह सिकंदर के समकालीन था। इसी समय 326 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया था। उसका कारण क्या है कि चाणक्य उससे मदद मांगने के लिए आया था कि सिकंदर ने उधर हमला कर दिया है उत्तर पश्चिम भारत पे, आप आइए, आप बहुत शक्तिशाली शासक हैं, उनसे युद्ध करिए और भगाइए वहाँ से। लेकिन उसने क्या किया? उसको अपमान करके उनको चोटी खोलवा के वहाँ से बाहर निकलवा दिया गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शपथ लिया कि जब तक मैं नंद वंश का खात्मा नहीं करूँगा तब तक अपना चोटी नहीं बांधूंगा, और उसने ऐसा किया भी। चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए हम लोग आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए, किस शासन ने गंगा एवं सोन नदियों के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया था? तो हम लोग अभी जस्ट देखें दोस्तों, किसने किया था? ये उदयन ने किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को बोला जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। ये सब परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग
देख लीजिए, हो सकता है रिपीट करे कभी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महाकाव्यों के अनुसार यानी महाभारत के अनुसार मगध का स्थापना किसने किया था? तो मगध का स्थापना महाकाव्यों के अनुसार विधिद्रथ ने किया था। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक हम लोग पढ़े कौन था? बिंबिसार था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लें, ताकि आगे भी आप लोगों को इस तरह का वीडियो देखने को मिले, जानकारी मिले। हम लोग साथ साथ मिलके तैयारी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था? तो वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किसने किया था? विवाह करके उसे जीते हुए क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वो कौन था? बिंबिसार था। कौन था दोस्तों? बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के आंगतूर निकाय से कितने महाजनपद का उल्लेख है? हम लोग महाजनपद काल में पढ़े कि आंगतूर निकाय से टोटल 16 जनपद थे। बी नंबर से सही होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये मैसेडोनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया का शासक था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है मित्रों। धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिए। आप लोग से एक सपोर्ट की उम्मीद है मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।